So here we are going to discuss about the development path adopted by China. तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले डेवलपमेंट पॉलिसीज या पाथ के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि चाइना के बारे में जो चीजें हमें जाननी जरूरी है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम लोग चाइना के बारे में बात करेंगे तो इट इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, सबसे पुराना सिविलाइजेशन है यहाँ पर। सेकंड नंबर पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने बात करी है, प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1949। और ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ये हुई कहां पर थी? ये चाइना इज पार्ट ऑफ एशिया, तो ये एशिया में हुआ था इसका स्टैब्लिशमेंट। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1949। कहां पर? इन एशिया। ठीक है, कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। तो यहीं से इन्होंने इसके जो डेवलपमेंट पाथ है, जो डेवलपमेंट पॉलिसीज में करना स्टार्ट किया था। चलो, 2 पॉइंट्स होते हैं। अपने थर्ड पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू कनाडा एंड रसिया। ये सबसे बड़ी कंट्रीज में आती है आफ्टर कनाडा एंड रशिया। ठीक है जी। अगर हम लोग बात करते हैं करंटली, अगर हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन के बेसिस पर, तो प्रीवियसली या फिर अगर हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मली इट वाज द नंबर 1 या फिर हम लोग बोल सकते हैं मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। बट यहाँ पर अभी हम लोग ने इंडिया वाले किसी से पीछे तो है नहीं, इसको चाइना को पीछे छोड़ते हुए पॉपुलेशन के मामले में इंडिया हैज नाउ बिकम द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड नाउ चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ये स्क्वायर करते हैं इनका 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो इनके पास में है। और इसके बावजूद इनको ठंड नहीं पड़ती, ये लोग दूसरे देशों का कब्जा करते हैं। इंडिया वाले लोगों का भी तो कब्जा करते हैं ये लोग, अरुणाचल प्रदेश की जमीन छीनने में लगे रहते हैं इतना ज्यादा एरिया होने के बावजूद। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर जो मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस अगर हम लोग बोलते हैं तो साइनो तिब्बतन लैंग्वेज जो है यहाँ पर चाइना के अंदर भी बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज की जाती है, जैसे मैंडरिन लैंग्वेज हो गई, चाइनीज लैंग्वेज हो गई। लेकिन इन चाइना मोस्ट ऑफ द पार्ट दे आर स्पीकिंग विद साइनो तिब्बतन लैंग्वेज। ये कुछ बेसिक पार्ट्स हैं जो चाइना के बारे में, चाइना की स्टडी करने से पहले आप लोगों को पता होना जरूरी है। तो बेटा, अभी हम लोगों ने देखा कि चाइना की डेवलपमेंट पॉलिसीज जो थी वो डेवलपमेंट पॉलिसीज कौन कौन सी थी, अब ये कैसे कैसे चाइना ने अडॉप्ट की, उसके लिए हम लोग देखते हैं कि चाइना ने अपने डेवलपमेंट पाथ के लिए ना इसको 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला आता है आपका प्रियोर 1978, यानी कि 1978 से पहले चाइना ने कुछ पॉलिसीज लॉन्च करी, एंड देन आता है आपका आफ्टर 1978। चाइना ने अपने डेवलपमेंट के फेज को 2 फेजेस में डिवाइड कर दिया। अब उन्हीं दोनों फेजेस में किस किस तरीके की पॉलिसीज आई वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं बेटा 1978 से पहले की, तो 2 जो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉलिसीज थी वो चाइना ने अडॉप्ट की। सबसे पहले थी जो कि बेटा आपकी ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, दैट वाज स्टार्टेड इन 1958। और सेकंड पॉलिसी थी वो थी आपकी ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, जिसको कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड की पॉलिसी स्टार्ट हुई थी। देन आपकी 1965 से लेकर के 1976 तक आपकी ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो अभी आज हम लोग दोनों की दोनों पॉलिसीज देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बारे में बात करते हैं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम से समझ में आता है, यानी कि एक आगे की तरफ को लंबी छलांग। तो चाइना ने अपना ये जो प्लान लॉन्च करा था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये 2 तरीके की सिचुएशंस को ध्यान में रख करके किया था। चाइना अपने रूरल एरिया को भी डेवलप कर रहा था एज वेल एज ये अपने अर्बन एरिया को भी डेवलप करना चाह रहा था। तो दोनों के लिए इसने एक बहुत ही अच्छा ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी जो थी वो इसने लॉन्च करी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर 1958 में जो शुरुआत हुई वो ये शुरुआत हुई कि चाइना जो था वो स्टार्टिंग से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव करना चाहता था। और इंडस्ट्रियल सेक्टर को अगर आपको बढ़ाना है तो आप लोगों को अपने प्रोडक्शन को भी एनहांस करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना, इसका मतलब बड़ा बड़ा काफी अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए था। तो चाइना ने क्या किया, एक स्पेशल टीम हायर करी जिसने गांव गांव जाकर के लोगों को ये समझाया, ये सिखाया कि आप लोग अपने घरों के बैकयार्ड में, अपने घरों का जो आपका खाली हिस्सा पड़ा हुआ है उसमें आप लोग अपनी छोटी से छोटी इंडस्ट्रीज को भी सेटअप करो। चाहे वो आपकी इंडस्ट्री किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है, वो आपकी मेटल से रिलेटेड हो सकती है, वो आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकती है, एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड हो सकती है। इंडस्ट्रीज सेटअप करना ही उनका मेन मोटो
होता था। यहाँ पर इनके लिए वेल डेवलप्ड ट्रेन्ड टीम जो कि वो गांव गांव में जाकर के घरों को प्रमोट कर रही थी, जाकर के कि आप लोग किस तरीके का बिजनेस अपना लगा सकते हैं। वहां पर गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट लोगों को सपोर्ट भी कर रही थी कि अगर आप प्रोडक्शन करेंगे देन आपका जितना भी प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन को हम लोग बेचने के लिए गवर्नमेंट से आपको हेल्प भी मिलेगी। तो ये तो था पूरे कंट्री के अंदर इन्होंने बैकयार्ड जो सेक्टर था उस बैकयार्ड सेक्टर के अंदर तुम्हारा इंडस्ट्रीज को सेटअप करने का प्रोसेस लागू किया गया। बट द मेन फोकस वाज ऑन अर्बन एरिया, बिकॉज अर्बन एरिया में हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। तो जहां पर अर्बन या फिर शहरी एरिया में जहां पर हमारे एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा लैंड अवेलेबल नहीं होता है, तो वहां पर इन्होंने क्या बोला कि हम लोग इंडस्ट्रीज को सेटअप कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बेटा एडॉप्टिंग कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग। कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग का क्या मतलब होता है बेटा? कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग होता है आपका, इसको कलेक्टिव फार्मिंग बोलते हैं। जैसे इंडिया के अंदर आपकी कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है, सेम उसी तरीके से चाइना में क्या होता है बेटा आपका कम्यून फार्मिंग होता था। अभी कम्यून फार्मिंग से पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं कि आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, फॉर्मेशन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी के आपके एस्टेब्लिशमेंट के बाद में चाइना गवर्नमेंट के अंदर स्टैटिज्म या फिर हम लोग उसको बोलते हैं राज्यवाद का एक कॉन्सेप्ट लाया गया। अभी स्टैटिज्म या फिर राज्यवाद क्या होता है? ये होता है बेटा आपका कि एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज के ऊपर जो इनका अधिकार है, जो स्वामित्व है, ऑनरशिप है, वो किसकी रहेगी? वो हमेशा गवर्नमेंट की रहेगी। तो यहां पर जितने भी रिसोर्सेज थे उनका अलॉटमेंट कौन करेगा? वो गवर्नमेंट ही करेगी। तो गवर्नमेंट ने इसी चीज का फायदा उठाते हुए कम्यून सिस्टम को यहाँ पर लॉन्च करा। अब यहाँ पर क्या होता था, गवर्नमेंट के सारे रिसोर्सेज होने की वजह से व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, इस तरीके की जितनी डिसीजंस लेने होते थे वो सारे के सारे डिसीजंस कौन लेता था? गवर्नमेंट ले सकती थी। तो यहाँ पर जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड थे उसका तुम्हारा स्वामित्व या फिर ऑनरशिप किसके पास में आई? चाइना गवर्नमेंट के पास आई। तो चाइना गवर्नमेंट ने क्या बोला कि छोटे छोटे हिस्सों में खेती करने से कोई फायदा नहीं है कि मैं थोड़ा सा 10 कुंटल मैंने प्रोड्यूस कर लिया, 20 कुंटल किसी दूसरे ने प्रोड्यूस कर लिया, कोई खास आउटपुट में फायदा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एक कम्यून सिस्टम का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। उन्होंने क्या करा, जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को ये जो जमीनें थी वो एज अ टेनेंट अलॉट कर दी। एज अ टेनेंट अलॉट कर दी मतलब उसमें क्या होगा, उसका जो अधिकार होगा वो सरकार का होगा, खेती कौन करेगा? आप लोग खेती करोगे। तो कम्यून का मतलब क्या हुआ था? ग्रुप ऑफ पीपल बनाए गए, इन सभी लोगों की जो छोटी छोटी खेती थी इनको सबको जोड़ करके एक बड़ा खेती का आकार बनाया गया और उसमें सब लोग मिल करके खेती करते थे। तो जिसमें कलेक्टिव फार्मिंग करने की वजह से मास प्रोडक्शन होता था। अब जब ये मास प्रोडक्शन होता था, इसको जब हम बल्क क्वांटिटीज में बेचते हैं तो उससे हमारा प्रोडक्शन आउटपुट या फिर जो हमारी इनकम होती है वो काफी अच्छी निकल करके आती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो एडॉप्टिव कम्यून सिस्टम जो उन्होंने लागू किया था, 26,000 कम्यून को इकट्ठा किया था, यानी कि जितने भी फार्मर्स थे उनको 26,000 फार्मर्स लोग थे, उन लोगों को इकट्ठा करके कम्यून सिस्टम बनाया गया था इन लोगों के थ्रू। और इसके लिए भी एक इन्होंने डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च करी थी। कैसे भाई? एक सबसे पहले ना गांव गांव जाकर के टीम बनाए जाते थे, छोटे छोटे 3-4 लोगों की मिलकर के टीम बनी। टीम को फिर then कन्वर्ट किया जाता था ब्रिगेड में। ब्रिगेड का मतलब क्या है? शॉर्ट ऑफ आर्मी टाइप का हो गया ना, कि वो 10 लोगों की टीम में मिलकर के अपने साथ 3-3 लोगों को और जोड़ा, वो एक ब्रिगेड तैयार हो गई। और वो जो ब्रिगेड होती थी देन वो 10-10 लोग मिलकर के अपने साथ में और लोगों को जोड़ लेते थे और फिर मिल करके फार्मिंग करते थे। तो इसी से हम लोगों की क्या बनती है? हमारी कम्यून फार्मिंग या फिर कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग बन रही है, जिसको एक और नाम से जानते हैं बेटा कलेक्टिव फार्मिंग। अब इसके बारे में ये भी समझ लो कि क्या चाइना कैपेबल था ये सारी चीजें करने के लिए? आंसर होगा बेटा आपका नहीं। यहाँ पर चाइना ने रशिया से बहुत हेल्प ली थी कि हमारी कम्युनिटी सिस्टम को, क्योंकि रशिया उस समय काफी फेथफुल कंट्री था, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया था उन्होंने। तो रशिया की हेल्प से चाइना ने काफी ज्यादा अपने जो प्रोडक्शन थे मास प्रोडक्शन को बढ़ा लिया। लेटर ऑन जब इन लोगों के बीच में आपस में डिस्प्यूट हो गए, कुछ पॉलिटिकल एजेंडा इनका मैच नहीं किया, आपस में कंफ्लिक्ट हुए इनके, तो रशिया ने बीच में ही इस कम्युनिटी सिस्टम को छोड़ दिया और छोड़ करके अपने कंट्री लौट करके चले गए। तो इसमें होता क्या था कि जैसे लोग लौट करके चले गए तो पूरी तरीके से कम्युन सिस्टम जो था वो सक्सीड नहीं हो पाया। हालांकि इन्होंने मोस्ट ऑफ द पार्ट को इन्होंने कवर कर लिया था, लेकिन जब पूरी तरीके से ट्रेनिंग अधूरी रह गई तो इसकी वजह से यहाँ पर एक बार देखा जाता है कि चाइना के अंदर बहुत सूखा भी पड़ गया। तो इसके ड्रॉबैक्स भी है, वही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि सूखा पड़ गया जिसमें लगभग 30 मिलियन लोग जो थे लगभग उन लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हुई थी कि जिसके अंदर जो तुम्हारे माओ जेडोंग थे, इन्होंने बोल दिया था
कि ये जो गौरैया है ये तुम्हारा दाना खराब कर रही है, तो उन्होंने एक पॉलिसी लेकर के आए कि जितनी भी गौरैया या फिर जो चिड़िया है उनको मार डालो, ये हमारे दाने के प्रोडक्शन को खराब कर रही है। लेकिन हुआ क्या, उसका एक और ड्रॉबैक निकल करके आया। जब इकोनॉमी के अंदर से सारी चिड़िया और गौरैयों को मार दिया गया तो जो प्रोडक्शन था इनका वो और ज्यादा डिक्रीज हो गया। अब वो क्यों डिक्रीज हो गया, क्योंकि वो जो चिड़िया जो गौरैया थी वो फसल नहीं खाती थी, फसलों के ऊपर के जो कीड़े थे उनको खा जाते थे। अब क्या हुआ, जब गौरैया नहीं हुई या फिर जो चिड़िया थी वो नहीं हुई वहां पर, तो वो जो जितने भी कीटाणु थे उन सभी लोगों ने क्या कर दिया, इंसेक्ट्स ने सारी सारी फसलें बर्बाद कर दी। तो जो प्रोडक्शन मेरा बढ़ करके आता था वो मेरा प्रोडक्शन काफी डिक्रीज भी हो गया। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं कि आपका कम्युनल सिस्टम ऑफ फार्मिंग के क्या ड्रॉबैक्स हो सकते थे। तो हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द पार्ट इसके अंदर सारा का सारा कवर कर लिया है। मेनली इसकी शुरुआत 1958 से हुई थी और 1958 से स्टार्ट के बाद में इसको मेनली रूरल एरियाज के लिए तुम्हारा कम्युनल सिस्टम ऑफ फार्मिंग को अपनाया गया। तो अब अगर बेटा हम लोग बात करते हैं दूसरा कि पहला तो हमारा आ गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी कि 1958 में अपनाया गया। उसके बाद में हमारा अगला आ जाता है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। इसको किसने चालू किया था, फिर इसको किसने स्टार्ट किया था बेटा, तो ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन जो है माओ जेडोंग जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। इनको फादर ऑफ चाइनीज इकोनॉमी भी बोला जाता है, इन्होंने ही शुरुआत की थी। माओ जेडोंग बोला जाएगा इनको। उन्होंने 1965 से लेकर के 1976 तक ये कल्चरल रिवॉल्यूशन चलाया। अभी कल्चरल रिवॉल्यूशन क्या था बेटा, यहाँ पर क्या था कि जो माओ जेडोंग जो थे ना उनकी कुछ एक अपनी अलग ही माओवादी विचारधारा थी, जिसको हम लोग क्या माओनिज्म आइडियोलॉजी बोलते हैं। उनका ये मानना था कि अगर हम लोगों को अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है तो हम लोगों को मॉडर्नाइजेशन को तो अडॉप्ट करना है, एज वेल एज मेरे को अपने पुराने कल्चर को नहीं छोड़कर के चलना है। उन्होंने बोला कि मेरे को अपना पुराना कल्चर भी अपने साथ लेकर के चलना है, टेक्निकल ग्रोथ विद दी मॉडर्नाइजेशन उन्होंने बोला। तो इसके लिए भी सेम वही है कि लोगों को कंट्री साइड पर यानी कि दूर दूर इलाकों में भेजा जाता था, जहां पर लोगों को वेल ट्रेन्ड लोगों के साथ में ट्रेनिंग दी जाती थी। अब उस ट्रेनिंग में होता क्या था बेटा, ट्रेनिंग में वही आपको कल्चरल रिवॉल्यूशन के साथ बारे में समझाया जाता था कि आप अपनी पुरानी पारंपरिक चीजों को भी अपने साथ में लेकर के चलो, एज वेल एज मॉडर्नाइजेशन को भी अडॉप्ट करो। तो ये जो थे हमारे माओ जेडोंग जो थे, ये मतलब एक बहुत अच्छे वक्ता बोले जाते हैं। वक्ता का मतलब है बहुत अच्छे स्पीकर थे। इनकी जो थ्योरीज थी वो क्या थी, वो अपने आप में एक तरीके की अपनी आर्मी बनाना चाहते थे, जिसमें उनकी एक बात के ऊपर ही सारी भीड़ इकट्ठा हो जाए, और कुछ इस तरीके का इंस्टिंक्ट था भी उनका। तो ये जो इनका रिवॉल्यूशन था, इसमें इन लोगों ने मेनली किसको टारगेट किया, जो यंग ऑडियंस जिसको हम लोग बोलते हैं यंग जो बच्चे थे, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थे, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे, प्रोफेसर्स, इन सब लोगों को इन्होंने बहुत अट्रैक्ट किया। और वहां पर इन्होंने क्या बोला कि आप लोग देखो क्या यंग लोग 4 लोगों को और समझा सकते हैं। तो इन्होंने इस तरीके से टीम बनाई, और ये जो तुम्हारी जो टीम थी, जो ये तुम्हारी कल्चरल रिवॉल्यूशन, इसको कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रख लेना। अगर कल्चरल रिवॉल्यूशन पूछेंगे तो भी सेम है, प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन पूछेंगे तो भी सेम है। अब अगर हम लोग बात करें तो हमारी पॉलिसी का फायदा क्या हुआ, चाइना के अंदर हमारा रिसेशन आया था, मास रिसेशन आया था। उस रिसेशन या फिर जो मंदी से लड़ने के लिए ये हमारा प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने दोनों ही पॉलिसीज को अडॉप्ट किया था, पुरानी कल्चर को छोड़ा नहीं और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया था। साथ के साथ में जो तुम्हारे माओ जेडोंग थी, इनकी आइडियोलॉजी माओवादी जो आइडियोलॉजी थी, माओनिज्म आइडियोलॉजी को भी प्रमोट कर दिया इन लोगों ने साथ के साथ में। और इसके अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे वही क्लासिकल अप्रोच के साथ में हमारा ग्रोथ दिखाता है। तो ये क्वेश्चन है, अगर मान कर इसको ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन आपका आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, है ना। तो अगर इस तरीके से आता है तो सारी की सारी चीजें टू राइट आउट। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कम्युनल सिस्टम या फिर ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बारे में, तो ये भी तुम्हारा सेम इसी तरीके से रहेगा। सेपरेट क्वेश्चन आते हैं, बेटा ध्यान रख देना, ऐसा नहीं होगा कि चाइना की सारी पॉलिसीज इकट्ठी पूछ ली आपसे, ग्रेट लीप फॉरवर्ड की पॉलिसी पूछेंगे या फिर प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन पूछ लिया, आपको आना सब कुछ चाहिए। ये बात आप लोगों को अपनी माइंड में रख करके चलेंगे। बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, या फिर अपने नोट्स उतार सकते हो, तो जिससे आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिलेगी। अब अगर हम लोग बेटा बात करें डेवलपमेंट पाथ ऑफ चाइना की आफ्टर 1978, यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं कि 1978 के बाद में चाइना ने इस तरीके की पॉलिसीज को अडॉप्ट किया।
तो यहाँ पर भी चाइना ने 78 के बाद में दो तरीके के जो पॉलिसीज थी उनको अडॉप्ट किया था। उससे पहले एक बार इसको समझ लेते हैं कि क्या है कि 1978 के बाद में जो मेजर चेंजेस आए चाइना इकोनॉमी में वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग चाइना ने क्या अडॉप्ट किया था, स्टैटिज्म यानी कि राज्यवाद अपनाया था। तो यानी कि सरकार के पास में थी सारी की सारी तुम्हारी पावर, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, प्राइवेट इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को अपना लिया। वहां पर जो कंट्रोल्स थे जो गवर्नमेंट के पास में थे वो गवर्नमेंट से हटा करके शिफ्ट कर दिए गए प्राइवेट इकोनॉमी की तरफ को, वेयर प्राइसेस वर डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस एज वेल एज डिमांड एंड सप्लाई। तो ये ध्यान रख लेना, यहाँ पर लोगों ने अपने मेजर चेंजेस लाए अपनी इकोनॉमी के अंदर। उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत करी। उन्हें ये बात समझ में आ गई कि अगर हम लोगों को अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करना है तो मुझे मेजर चेंजेस लाने पड़ेंगे अपनी इकोनॉमी के अंदर। तो उसके लिए उन लोगों ने क्या करा, सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को चेंज कर दिया फ्रॉम स्टैटिज्म टू ओपन मार्केट इकोनॉमी, या फिर इसको हम लोग जो बोलते हैं प्राइवेट इकोनॉमी बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी पहले क्लोज्ड इकोनॉमी होती थी, स्टैटिज्म थी, उसमें लोगों ने क्या बोला था कि हम एफडीआई यानी बाहर से लोग पैसा नहीं लेते थे। एफडीआई के जो पैसा नहीं मंगवा रहे थे, वो चाहते थे कि हमारी इकोनॉमी का पैसा हमारे पास ही रहे, कोई विदेशी कंट्रोल ना हो उनके पास में। लेकिन आफ्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन इकोनॉमी दे हैड पुट देयर डिपेंडेंस अपॉन एफडीआई। अब उन लोगों ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था कि अब ओपन मार्केट में कोई भी आकर के विदेशी कंट्री इनके यहाँ पर आकर के इन्वेस्टमेंट कर सकती है। दैट्स व्हाई दे विल एबल टू गेट दी फॉरेन रिजर्व इन रिटर्न। तो ये कुछ चेंजेस हुए थे, जिसके जो चेंजेस थे ये दो तरीके से हुए थे। सबसे पहला फर्स्ट फेज में हुआ था। तो फर्स्ट फेज में जो मेनली चेंजेस हुए वो जो हम लोगों ने पुरानी कम्यून सिस्टम की पॉलिसी लॉन्च करी थी, उसी कम्यून सिस्टम में कुछ चेंजेस ला दिए गए। अब वो क्या क्या चेंजेस ला दिए गए, तो फर्स्ट फेज में सारा का सारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड हुआ था, जिसमें सबसे पहले तो ये रिलेटेड थे, किससे रिलेटेड थे बेटा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म से रिलेटेड थे। फिर इन्होंने जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में किया क्या क्या चेंजेस किए, तो दे चेंजेस कम्यून सिस्टम फ्रॉम कम्यून सिस्टम दे हैव अडॉप्टेड द नॉर्मल एग्रीकल्चर सिस्टम। अब उन्होंने क्या करा, जो कम्यून सिस्टम इकोनॉमी के अंदर रनिंग था उस कम्यून सिस्टम को उन लोगों ने हटा दिया वहां से, और क्या किया, जो बड़े बड़े मैंने आपको बताया था कि जो छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स थी उनको मिला करके बड़ी लैंड होल्डिंग्स में कन्वर्ट किया गया था। अब दोबारा से वही पुराने सिस्टम में लागू किया गया इसको, कि पुरानी जो खेती थी उसको छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स में डिवाइड कर दिया गया। और क्योंकि ये जो जमीन थी वो किसकी थी, सरकार की जमीनें थी, तो सरकार ने वो सारी की सारी जमीनें जो थी वो अपने नागरिकों को, जो लैंडलेस लेबर्स हुआ करते थे, उन लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी। नाउ दे वर एक्टिंग एज अ टेनेंट ऑन दैट लैंड, दे वर नॉट द ऑनर ऑफ दैट लैंड। वो वहां पर क्या एज अ किराएदार वो लोग काम कर रहे थे, ऑनर के रूप में काम नहीं कर रहे थे। सरकार का हस्तक्षेप रहेगा, आप कोई भी प्रोडक्शन करो, ऐसा नहीं होगा कि आप सारी की सारी इनकम को अपने पास रख सकते हो। यू कैन टेक द इनकम आफ्टर प्रोवाइडिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स टू गवर्नमेंट। जब तक आप टैक्स नहीं दोगे उसके बाद आप सारी की सारी इनकम को नहीं रख सकते हो। वो सरकार को टैक्स देने के बाद में ही आप अपना इनकम को अपने पास में रख सकते हो। तो ये जो कुछ चेंजेस थे, ये चेंजेस वहां पर कम्यून सिस्टम या फिर फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में लाए गए। अब बेटा अगर हम लोग बात करते हैं बेटा 1978 के सेकंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रख लेना। सेकंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में किस चीज के ऊपर बात करी गई थी, यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर बात की गई थी मेनली। यहाँ पर हम लोग सीधी सीधी बात किसके ऊपर करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर बात करेंगे। बार बार क्वेश्चन आते हैं, इस बार प्री बोर्ड में भी अभी एक क्वेश्चन आ गया था कि चाइना ने सेकंड फेज में किसके ऊपर अपना पाथ लागू किया था, तो वो था बेटा आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो यहाँ पर देखना जो जो चेंजेस आए दैट वर डायरेक्टली रिलेटेड विद इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ चाइना इकोनॉमी। तो सेकंड फेज में इन्होंने सबसे पहले इन्होंने क्या कर दिया, ओपन कंपटीशन इन्होंने लागू कर दिया। किसके लिए, एसओई के लिए। एसओई का मतलब होता है स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस। स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस का मतलब क्या हुआ बेटा, चाइना हमने स्टार्ट करा था, ध्यान रखो कि चाइना स्टैटिज्म वाली इकोनॉमी को अडॉप्ट करती थी, जहां पर इंडस्ट्रीज का कंट्रोल किसके पास में था, चाइना गवर्नमेंट के पास में था। तो यहाँ पर उन्होंने आफ्टर 1978 वो प्राइवेट इकोनॉमी में होते ही अब उन्होंने बोल दिया कि ओपन इकोनॉमी में कंपीट करना पड़ेगा स्टेट और एंटरप्राइज, यानी कि जितनी भी जो चाइना गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज थी, जिसको इंडिया के अंदर पीएसयूज बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो होती हैं तुम्हारी, उन यूनिट्स के बारे, यानी कि गवर्नमेंट एंटरप्राइज, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के बराबर जो भी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी उनको ओपन मार्केट में प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ में कंपीट करना था। अब जो मार्केट पे प्राइस होगा उसी प्राइस पर तुम्हारी प्राइवेट की भी चीज बिकेगी, उसी प्राइस पर तुम्हारी गवर्नमेंट की भी चीज बिकेगी। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट की चीजें कम प्राइस पर बिक रही है, प्राइवेट की चीजें ज्यादा प्राइस पर बिक रही है। सेकंड आ जाता है बेटा आपका ड्यूअल प्राइसिंग। ड्यूअल प्राइसिंग के अंदर क्या होता है, पहले बात समझना कि ड्यूअल प्राइसिंग होती क्या है। गैदरिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइसेस
फ्रॉम अ सेम काइंड ऑफ थिंग, यानी कि एक सेम चीज के लिए दो अलग अलग तरीके की प्राइसेस वसूल करना ही तुम्हारा क्या होता है, ड्यूअल प्राइसिंग या फिर दोहरी कीमत प्रणाली या फिर दोहरी कीमत नीति होती है। इसको बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल से समझा देता हूँ। इंडिया के अंदर भी ऐसा होता है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के अंदर दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग यहाँ पर कमर्शियल की जगह अगर हम लोग प्राइवेट हाउस होल्ड सेक्टर के लिए बिजली का कंजम्पशन कर रहे हैं तो 4 रुपए यूनिट बिजली का चार्ज है। और अगर बेटा यही मैं कंजम्पशन कर रहा हूँ बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए, तो फिर सेम उसी बिजली का जो चार्जेस है वो 10 रुपए पर यूनिट है। तो देखो क्या हुआ, सेम बिजली के लिए तो अलग अलग तरीके की प्राइसेस को अडॉप्ट किया गया। इसी पॉलिसी को हम लोग ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी बोलते हैं। अब ये जो ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी थी, इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर और जो किसान जो लोग थे, क्योंकि मेनली इन्हीं की वजह से डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाया था, तो सरकार ने क्या बोल दिया कि फार्मर्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो थे उनको सरकार ने कोई एक नॉर्मल प्राइस सेट कर दी कि आप अपनी किसी भी चीज को खरीदोगे और बेचोगे वो सरकार के द्वारा एक निर्धारित प्राइस पर ही होगा, जिसको हम लोग इंडिया के अंदर क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोल देते हैं या फिर मिनिमम प्राइस बोल देते हैं। तो उसी तरीके की एक प्राइस सरकार ने निर्धारित कर दी जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर का और तुम्हारा एज वेल एज फार्मर्स का, फार्मर कम्युनिटी का थोड़ा सा फायदा हो जाए, इनको मार्केट में ज्यादा प्राइसेस न देने पड़े। सेम वही चीज अदर लोगों के लिए, किसान और इंडस्ट्रियल सेक्टर को छोड़ करके अगर अदर लोग होंगे तो उनको मार्केट प्राइस जो कि डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू जो बन करके आता है, मार्केट की जो प्राइस होती है उस प्राइस पर चीजों को खरीदना पड़ेगा। तो ये ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी भी उन्होंने अडॉप्ट की। सेकंड नंबर पर लास्ट आ जाता है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन था ये मेनली चाइना ने अपनी इकोनॉमी के अंदर एफडीआई को इन्वॉल्व या फिर अपने एफडीआई और फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने के लिए किया था। अभी एफडीआई ने बढ़ाने के लिए क्यों किया था, देखो यहां से क्या होता है, जब हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए एक स्पेशल एरिया कवर करके बनाया जाता है जहां पर वो अट्रैक्ट करते हैं कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आकर के अपनी इंडस्ट्रीज को उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्टैब्लिश करें। अब सिर्फ वहां स्टैब्लिश करने से फायदा क्या होगा, जब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर काफी सारी एमएनसीज आकर के स्टैब्लिश होगी तो आसपास का एरिया जो होगा वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा, एज वेल एज वहां के लोगों को बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, फॉरेन रिजर्व के रूप में बहुत सारा अमाउंट फॉरेन रिजर्व के रूप में आ जाएगा। तो बहुत सारे मल्टीपल फायदे हो जाते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन को क्रिएट करने से। अब इसमें क्या होता है, विदेशी कंपनी भी आकर के बोलेंगे कि भाई हम क्यों करें आपके पास में इन्वेस्टमेंट, तो सरकार बोलती है कि भाई आप आ जाओ, आप एफडीआई लेकर के अपना पैसा लेकर के आओगे, मैं आप लोगों को टैक्स रिबेट्स दे दूंगा या फिर टैक्स हॉलीडेज दे दूंगा। भाई अगर कोई विदेशी कंपनी आकर के काम कर रही है तो सरकार को टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन सरकार यहाँ पर क्या बोलती है, फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स 6 इयर्स 4 इयर्स मैं आप लोगों से कोई भी फर्स्ट 4 इयर्स में टैक्सेस नहीं दूंगा, आप अपना बिजनेस कीजिए, अपना काम कीजिए और उसके बाद में आप हम लोगों को 5 साल के बाद में काम लेना, टैक्स देना स्टार्ट कीजिए। देन लास्ट आ जाता है सब्सिडीज वर गिवन ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल परचेज करना होता था, उस रॉ मटेरियल के परचेज के लिए सरकार ने सब्सिडीज देना स्टार्ट करा, जिससे उन लोगों के लिए जो प्रोडक्शन था वो काफी ज्यादा सस्ता हो गया। तो ये बेटा आप लोगों के सामने ये पूरा फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज है प्योर या फिर आफ्टर 1978। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको अपने रजिस्टर में कॉपी कर लो आप लोग।